मैं हॉस्पिटल के एक ठंडे से कमरे में चल रही थी। आसपास बॉडीज थी और एक अजीब सी बदबू। आखिर मुझे वो ऑफिस दिखाई दिया जहाँ मैं जाना चाहती थी। मैं अंदर गई और डॉक्टर को देखकर अपना सर हिलाया। मैंने उस पैसों वाले एनवेलप को टेबल पर रख दिया। डॉक्टर मुस्कुराया और उसने मुझे कई सारे डेथ और अडॉप्शन पेपर्स दे दिए। मैं हॉस्पिटल से जल्द निकल गई, गाड़ी में बैठी और कुछ ही समय में सोशल असिस्टेंट फंड की बिल्डिंग में पहुंच गई थी। एक क्लाइंट मेरा वहां इंतजार कर रहे थे। मैंने उन्हें डॉक्यूमेंट्स दिए और कुछ देर बाद वो वापस आए और उन्होंने मुझे पैसे दिए। मेरी स्कीम कुछ इस तरह चलती है। मैं कुछ कंडीशनली डेड बच्चों की डॉक्यूमेंट्स खरीदती हूँ जो या तो कहीं खो गए होते हैं या ऑर्फनेज से अनाथालय से भाग गए होते हैं और कभी मिलते नहीं। फिर उन्हें इधर उधर बेच देती हूँ। मैं उन डॉक्यूमेंट्स के नकली डुप्लीकेट्स बनवाती हूँ और फिर बेच देती हूँ, जिनके लिए मुझे काफ़ी पैसे मिलते हैं। काफ़ी लोग मुझे जज करेंगे, पर मुझे शर्म नहीं आती। मेरे पापा कुछ समय पहले मर गए थे। मेरी पूरी ज़िंदगी पापा ने बहुत मेहनत से काम किया। फिर उन्हें कैंसर हो गया। उन्हें एक सर्जरी की ज़रूरत थी, पर हमें एक पैसा नहीं दिया किसी ने और वो गुज़र गए। तभी मैंने फैसला किया कि अगर किसी को मेरे पापा की चिंता नहीं थी, तो मैं उनके रूल्स के हिसाब से क्यों रहूं? तभी मुझे ये सब पता चला और मैंने ये प्लान बनाया। बहुत सारे बच्चों की लिस्ट निकलवाई और ये काम करना शुरू कर दिया। मुझे जल्दी पता चला कि ये सारे बच्चे मैं खुद तो अडॉप्ट नहीं कर सकती, क्योंकि किसी न किसी को शक हो जाएगा। पर मैं ये मौका भी नहीं हाथ से जाने देना चाहती थी। तभी मुझे ऐसी लड़की ढूंढनी थी जो कुछ पैसे बनाने के लिए मेरा काम कर दे। एक और ट्रांजैक्शन के बाद मैं घर जा रही थी पैसे लेकर। मैं तो बहुत जल्द अमीर होने वाली थी। मैं अपने घर के सामने रुकी तो मैंने देखा कि एक पुलिस वाला खड़ा है, एक गंदे से बच्चे को पकड़ के। शायद वो गलत जगह आ गए। जब पुलिस वाले ने मुझसे मेरा नाम पूछा तो वो काफी खुश हुए कि पेट्रोल को मेरा बेटा पीटर बॉर्डर पर मिल गया। मुझे समझ नहीं आई। तभी मुझे याद आया कि ये उन बच्चों में से है जिन्हें मैंने शुरू शुरू में अडॉप्ट किया था। पीटर वो गायब था। मैंने ऐसा नाटक किया जैसे सब ठीक है और उस बच्चे की तरफ देखकर जो मुंह बनाना चाहती थी उसे रोका, एक मुस्कुराहट लाई और पुलिस वाले को शुक्रिया कहा। मैं उस बच्चे को लेकर घर के अंदर गई और उससे पूछने लगी कि उसे क्या चाहिए, आखिर वो वापस क्यों आया है। उस बच्चे ने कहा वो भी मुझे देखकर कुछ ज्यादा खुश नहीं है। 6 महीने पहले वो अनाथ आश्रम से भाग गया था अपने दोस्तों के पास मैक्सिको में। वो वहां होता, पर इन लोगों ने उसे पकड़ लिया। मुझे इससे से जल्द पीछा छुड़वाना था, वरना मैं फंस सकती थी। तो क्या, अनाथ आश्रम, बॉर्डर पे गार्ड्स, सबको पैसे बहुत पसंद होते हैं, काम हो जाना चाहिए। मैंने अपने पॉकेट में से पैसे निकाले और उसे पीठ को दे दिया। उसे कहा कि ये सब गार्ड्स को दे देना और थोड़ा सा अपने लिए रख लेना। तो वो कहने लगा कि ये प्लान काम नहीं करेगा, उसे ऑफिशियली बॉर्डर क्रॉस करने के लिए मदद चाहिए। मैं उसे घर से बाहर फेंक देना चाहती थी, पर शायद वो जानता था कि मैं उसे कुछ नहीं बता रही हूँ। उसने कहा कि अगर मैंने उसकी मदद नहीं करी तो वो पुलिस वालों को सब बता देगा। मैंने शांत रहने की काफी कोशिश करी। मैं जेल नहीं जाना चाहती थी। मैंने सोचा कि ठीक है, मैं ही इसे ले जाती हूँ। मैं जाकर गाड़ी में बैठी और गाड़ी स्टार्ट करी। पीट आकर मेरे साथ में बैठ गया। मैं बस इससे जल्द से जल्द छुटकारा पाना चाहती थी। मैंने सोचा हम शॉर्टकट लेंगे और कैनियन के थ्रू जाएंगे। पूरा रास्ता उसने कुछ नहीं कहा। आखिर बच्चे इतने शांत कैसे रहते थे? मैं भी चुप थी। आखिर उससे क्या ही बात कर सकती थी। तभी अचानक मुझे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी और हमारी गाड़ी हिलने लगी। मैंने गाड़ी धीरे करी और बाहर निकल के देखा तो हमारा पहिया फट चुका था। टो ट्रक बुलाना चाहती थी, पर नेटवर्क नहीं था। हे भगवान, अब क्या करेंगे? आसपास कोई शहर तो होना चाहिए। हमने गाड़ी छोड़ी और वहां चलने लगे। पीट मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा था, पर मैंने उसे चुप करने को कहा क्योंकि ये सब उसकी गलती थी। 1 घंटे बाद मैं बहुत थक गई थी। मेरा शरीर दुख रहा था और मुझे बहुत प्यास लग रही थी क्योंकि गर्मी काफी थी। बहुत लेट हो गया था, दोपहर थी। हम एक गंदे से शहर पहुंचे और मैं कोशिश कर रही थी कि हमें कोई रहने के लिए जगह मिल जाए। मैंने पीट से कहा कि मैं होटल के पैसे दे दूंगी और अगली सुबह पहली बस पकड़कर हम बॉर्डर पर चले जाएंगे। तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरा वॉलेट गाड़ी में रह गया। अब हम कहाँ सोने वाले थे? मेरे में हिम्मत नहीं थी। मैं तो जमीन पर बैठकर रोने लग गई। पीट मेरा मजाक उड़ाने लगा और आसपास वाले घर में चला गया मदद मांगने। मैं भिखारियों की तरह शर्मिंदा नहीं होने वाली थी।
अंधेरा हो गया था और मुझे ठंड लग रही थी। मुझे पीठ के पीछे जाना ही पड़ा। हमने सभी घरों में जाकर खटखटाया और फिर आखिर एक बूढ़ी सी औरत ने हमें अपने घर में रहने के लिए जगह दे ही दी। काफी बेकार सा घर था, अजीब सी दीवारें और बेड भी नहीं था। बिल्कुल वैसा घर था जैसा मेरा बचपन में हुआ करता था। मेरे पापा बहुत मेहनत करते थे पर हम फिर भी बेकार से घर में रहते थे। मैं जमीन पर लेट गई पर सो नहीं पा रही थी। पीठ मेरी तरफ देख रहा था क्योंकि मैं इधर उधर घूमती जा रही थी। फिर वो गायब हो गया। मैंने उससे पूछा कि वो कहाँ जा रहा है। थोड़ी देर के बाद वो वापस आया, कुछ स्नैक्स और हे लेकर। उसने कहा कि इन्हें नीचे बिछाकर सो पाएंगे हम। उसने कहा वो भी एक आम बच्चे की तरह जिंदगी बिताना चाहता था पर वो कुछ कर नहीं पा रहा था। जब उसने ये कहा तो मुझे अजीब सा लगा। शायद इसके और मेरे बीच में कुछ तो कॉमन था। मैं जल्द ही सो गई। कुछ घंटों बाद मुझे एहसास लगा कि कोई मुझे हिला रहा है। पीट ने कहा कि हम बस पकड़ने के लिए लेट हो रहे हैं, हमें जल्दी जाना चाहिए। हम बहुत तेज भागे, इतना तेज पहले मैं कभी नहीं भागी। बस पकड़ने के लिए बस आधा घंटा था हमारे पास। हमें एक बस स्टॉप दिखाई दिया, उसके ऊपर एक अजीब सा ट्रक खड़ा था। हमें पता चला कि वहाँ के शहर वाले इस चीज को बस कहते हैं। ट्रक लोगों से भरा हुआ था और पीछे कई सारे चिकन भी पड़े थे। मैं नहीं जा सकती थी इसमें, पर पीठ खुशी खुशी चढ़ गया और मुझे अपना हाथ देने लगा ताकि मैं भी चढ़ जाऊं। उसने कहा और कोई रास्ते नहीं है। अपना नाक बंद करके मैं भी चढ़ गई। बहुत ही गंदी राइड थी, बहुत झटके लग रहे थे और सांस भी नहीं आ रही थी। पीटर अपनी बातों से मुझे डिस्ट्रैक्ट करने लगा, अपनी कहानियां बताने लगा कि कैसे वो भाग जाता था। पहले तो मैं उसकी बकवास सुनना नहीं चाहती थी पर वो मजाक कर रहा था। आखिर उसकी जिंदगी भी कौन सी आसान थी। तो मैंने फैसला किया कि मैं भी उसे कुछ कहानियां बताऊंगी अपने पापा के बारे में और कैसे गवर्नमेंट ने हमारा साथ नहीं दिया। वो मेरी बातें सुनता रहा। मुझे अच्छा लगा कि आखिर कोई तो मुझे समझ रहा है। शायद सारे बच्चे बुरे नहीं होते। फिर मैंने देखा एक अजीब सा दिखने वाला आदमी मेरी तरफ देख रहा था। उसने मुझे गंदा सा कमेंट पास किया। मैंने गुस्से में उसे गाली निकाल दी और वो थोड़ा ज्यादा ही भड़क गया। वो मेरी तरफ आने लगा और मैं घबरा गई। ये बस इतनी तेज चल रही थी कि यहाँ से कूदना बहुत मुश्किल था। मैं डर रही थी। तभी अचानक पीठ मेरे और उस आदमी के बीच में आ गया और कहने लगा कि मुझे अकेला छोड़ दे और एक झटके में उसने उस इंसान को नीचे गिरा दिया। मैं हैरान हो गई। तो वो कहने लगा कि ऑर्फनेज में ये सब सिखाया जाता है। कमाल है ना। इस बच्चे का बचपन बिल्कुल भी आम नहीं था। अचानक से ट्रक रुक गया और सारे लोग नीचे गिरे। क्या हो गया था समझ नहीं आ रही। वो ड्राइवर गुस्से में हमारे पास आया और उसने मुझे और पीठ को ट्रक से निकलने को कहा। हम खुद की बात समझाने की कोशिश कर रहे थे पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। हमें उतार कर वो गाड़ी में चढ़ा और निकल गया। अब हम बॉर्डर तक कैसे पहुंचने वाले थे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी मुझे एक साइन दिखाई दिया। बॉर्डर कुछ ही किलोमीटर दूर था। पीठ खुश हो गया कि उसके दोस्त उसका इंतजार कर रहे हैं। हमने थोड़ी सी हिम्मत जुटाई और चलने लगे। थोड़ा आगे जाकर मुड़े तो हमने कुछ बहुत ही पतले पतले बच्चे देखे, फटे हुए कपड़े पहने हुए चल रहे थे। मैं वहां से मुड़ने की कोशिश करने लगी पर फिर सोचने लगी कि मुझे ये बच्चे हमेशा बड़े गंदे लगते थे पर आज मुझे इनके लिए बुरा लग रहा था। मैंने उनसे पूछा कि तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? तो उनमें से एक ने कमजोर सी आवाज में जवाब दिया कि वो अनाथ है। मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने धोखों से पैसे तो कमा लिए थे पर ये सब देखकर अच्छा नहीं लग रहा था। मेरे पैसों से इन बच्चों का भला हो सकता है क्योंकि इनके पास ज्यादा तकलीफें हैं। कम से कम पीटर की तो मदद कर ही सकती थी मैं। मैंने पीछे देखा और मुझे एहसास हुआ कि पीट गायब हो गया है। कहाँ गया वो? मैंने उन बच्चों से पूछा कि क्या उन्होंने देखा। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं आगे भागने लगी, पूछने लगी सबसे क्या किसी ने पीटर को देखा है। अचानक से किसी एक ने कहा कि हाँ, उनमें से एक ने देखा था कि एक बहुत बड़ा सा आदमी पीटर को उठा के ले गया। एक खंडर सी जगह की तरफ इशारा करते हुए बताया कि शायद वहां ले गए होंगे। मैंने उनकी पूरी बात सुनी भी नहीं और सीधा वहां भागने लग गई। टूटी हुई खिड़कियों में से मैंने पीटर को देखा। उसे बड़े बड़े से डरावने से लोग बात कर रहे थे। मुझे डर लगा। मुझे पीटर के लिए अपनी जिंदगी दांव पर नहीं लगानी चाहिए।
पर उसने मेरे लिए काफ़ी कुछ किया है और अब उसे मेरी ज़रूरत है। मैं ऐसे खड़ी क्यों थी? मुझे जल्दी कुछ करना था। मैंने सीधा खिड़की की तरफ छलांग लगा दी और धक्का मार के अंदर कूद गई। रन पीटर! पीटर ने मौके का फ़ायदा उठाया और दरवाजे की तरफ भागने लगा। मैं उसके पीछे भागी पर उनमें से एक आदमी ने मुझे पकड़ लिया। तभी अचानक मैंने पीट को देखा। उसने उस इंसान को ज़ोर से मारा और हम दोनों भागे। शाम को हम बॉर्डर की तरफ चलते रहे और फिर हम पहुंच गए। थोड़ा अजीब सा पॉज़ हुआ। हम दोनों शर्मिंदा थे और एक दूसरे का शुक्रिया अदा कर रहे थे। तभी मुझे एहसास हुआ कि मैं उसे नहीं जाने देना चाहती थी। मुझे उससे काफ़ी लगाव हो गया था। मैंने उसे गले लगाया और मैं रो पड़ी। हमने आखिर एक साथ कितना कुछ किया था एक ही दिन में। मुझे लग रहा था कि वो भी रोने वाला है। मैंने पीठ को जाते हुए देखा और प्रार्थना करने लगी कि उसे उसकी खुशी मिल जाए और सब कुछ ठीक हो जाए। अब मेरे लिए समय आ गया था कि मैं वापस अपनी जिंदगी में जाऊं, पर मैं जानती थी कि मैं बदलने वाली हूँ। मैं घर पहुंच गई। मेरे पास काफी पैसे बचे थे, पर मैं खुश नहीं थी। काफी अकेला महसूस कर रही थी। अचानक से किसी ने घंटी बजाई। क्या ये पीटर हो सकता था? मैं भागकर दरवाजे के पास गई, पर एक डिलीवरी वाला आदमी था। मुझे नहीं पता कि मैं क्या सोच रही थी, पर तभी मुझे आइडिया आया। अगर मैंने एक बच्चा सच में अडॉप्ट कर लिया तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं यही करने वाली हूँ। मैं जिली हूँ, एक फेमस टिकटॉकर। मेरे 3 मिलियन फॉलोअर्स हैं। मैं उनके मार्क्स की आदत डाल चुकी हूँ, पर एक दिन तो हालत कुछ ज़्यादा ही बिगड़ गई। उन्होंने मुझे कई सारी वीडियोस भेजी एक गांव की लड़की की। कमाल है, ये भी एक निटिंग लेसन्स का अकाउंट था। जब मैंने उस लड़की को देखा, मैं हैरान रह गई। वो बिल्कुल मेरी कॉपी थी। कई बार ऐसा होता था कि लोग मेरी नकल उतारते थे, पर ये लड़की बिल्कुल एकदम मेरे जैसी थी, उसकी आवाज़ भी। मैं हैरान थी, पर तभी मुझे एहसास हुआ कि इस लड़की के साथ वीडियो बनाने में कितना मज़ा आएगा। उसका नाम मैग था। मैंने उसे मैसेज किया और अगले दिन कैफ़े पे मिलने को बुलाया। वो बड़ी जल्दी मान गई। क्या ये कोई चाल थी? अगले दिन सुबह मैं ऐसे तैयार हुई कि मेरे फैंस मुझे पहचान ना पाए और उस लड़की से मिलने चली गई। सच बताऊं तो 1 साल से मैं काफ़ी थक गई हूँ शूटिंग कर कर के। कई लोगों को मैं बिल्कुल पसंद नहीं थी, पर मैं काफ़ी अच्छे पैसे कमाती थी। काफ़ी अकेला भी महसूस करती थी, क्योंकि मेरी पॉपुलैरिटी के कारण मेरे असली दोस्त नहीं थे। कभी कभी मैं सोचती थी कि काश मैं बिल्कुल फेमस ना रहूं और एक आम लड़की की तरह बन जाऊं, जो हर समय लाइक्स और व्यूज़ ना चेक करे। बहुत ध्यान से घबराती हुई मैं उस कैफ़े में गई। मुझे काफ़ी अजीब लग रहा था, जैसे ये कोई मजाक हो रहा हो। पर तभी मुझे एक टेबल पर मैग दिखाई दी। वो सच में मेरी जैसी दिखती थी, कुछ ज़्यादा ही सेम। उसने मुझे देखकर हाथ हिलाया, पर जब मैं उसके पास गई तो मैंने देखा कि वो थोड़ी अलग थी। उसके चेहरे पर कुछ निशान थे और उसकी नाक मेरे जैसी नहीं थी। उसने कहा कि वो काफ़ी इम्प्रेस है मुझसे कि मैं कैसे इतनी ऑडियंस को अपनी तरफ खींच लेती हूँ। वो काफ़ी समय से इंतज़ार कर रही थी ब्लॉगिंग करने का। वो मेरे जैसी बनना चाहती थी। मैंने उसे बताया कि पॉपुलर होना अच्छा है, पर एक ब्लॉगर बनना आसान नहीं है। तभी मुझे एक आइडिया आया। मैंने उसे कहा, क्या तुम मेरे साथ जगह बदलना चाहोगी? मेरे फैंस के लिए तुम मेरी जगह ले लो और मैं थोड़े समय के लिए आराम से जी लूँगी। मैंने अपना मन बना लिया और उससे ये बात कही। वो थोड़ा घबराई, क्योंकि उसने कहा वो मेरे जैसे टिकटॉक्स नहीं बना पाएगी और लोगों को पता चल जाएगा। पर मैंने उसे मनाने की कोशिश करी। कहा कि वो कहीं पार्टीज पे जा सकती है और मैं उसे पैसे भी दूंगी। थोड़ी देर के लिए वो चुप रही, फिर वो मान गई, क्योंकि उसे पैसों की काफ़ी ज़रूरत थी। मैं बहुत खुश थी। अब मेरी हमशक्ल लड़की मेरे लिए काम करने वाली थी। बस मुझे उसके कपड़े पहनने थे और कुछ नहीं। मैं उसे शॉपिंग करने भी लेकर गई। कुछ अच्छे अच्छे कपड़े खरीद कर दिए। वो काफ़ी कंफ्यूज थी, पर उसने कुछ नहीं कहा। मार्केट में मैंने उसे कहा कि उसका पहला असाइनमेंट आज रात को ही है। वो एक पार्टी पर जाने वाली है, बहुत बड़े मैंशन में। वहाँ उसे कुछ ऑटोग्राफ्स लिखने हैं, मुस्कुराना है, बस और कुछ नहीं। देखते ही देखते मैंने मैग को ऐसा बना दिया कि वो एक सेलिब्रिटी लगने लग गई। फिर उसे टैक्सी में बिठाया और खुद घर चली गई। काफ़ी समय बाद आज मैं अपने घर पर अकेली थी, शांति में। पर किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया। मैग को लोगों ने कई
तस्वीरों में टैग किया था। पहला कमेंट पढ़कर मैं तो पागल हो गई। उसमें लिखा था किसी ने कि आज मैग बदल दी गई है, और ये 500 लोग देख भी चुके थे। आज जिली काफी अच्छे से बात कर रही है, किसी से बदतमीजी नहीं कर रही, और ऐसे कई और कमेंट्स। जब मैग घर लौटी, मैं उसके पास भाग कर गई और पूछा कि वो सबसे इतने अच्छे से क्यों बर्ताव कर रही थी। पर फिर उसने कहा कि वो इस जिंदगी के लिए बहुत शुक्रगुजार है। पार्टी पर उसे कई नए ऑफर भी मिले थे कॉस्मेटिक ब्रांड्स के लिए। उन्होंने उसकी तस्वीरें भी खींची। ये क्या कर दिया था उसने? उसकी गर्दन पर कई निशान थे जो मेरे जैसे नहीं थे। लोगों को सब समझ आ जाएगा। मैंने उसी समय अपनी सारी गर्दन दिखाने वाली तस्वीरें हटा दी और एक मैग की तस्वीर डाल दी, ताकि लोगों को लगे कि मेरे गर्दन पर भी हमेशा से वो निशान है। अगले दिन सुबह सारे फॉलोअर्स कल पार्टी वाली लड़की के बारे में बातें कर रहे थे। वो काफी खुश थे, पर मेरा प्लान कामयाब रहा और मैं थोड़ा आराम कर पाई। इतना आसान नहीं था ये सब। मैं सारा समय बस इधर उधर देखती रहती थी। शायद किसी ने मुझे पहचान लिया था जब मैग कहीं और थी। एक बार मैं मूवी देखने गई और वहां मुझे 2 लड़कियों ने रोक लिया। उन्होंने पूछा कि जिली एक मूवी थिएटर में कैसे हो सकती है, जब उसने 5 मिनट पहले एक फोटो डाली थी जिसमें वो स्पा में थी। मैंने उनसे कहा कि उनको एक गलतफहमी हुई है और वहां से भाग गई। सब मेरी तरफ बड़ी शक की नजर से देख रहे थे। उसके बाद से मुझे बाहर जाने में डर लगने लगा। मैं सारा समय घर पर रहती थी, नहीं चाहती थी कि कोई भी मुझे दोबारा पहचाने। 2 हफ्ते ये सब करने के बाद मैं बहुत बोर हो गई। मुझसे नहीं हो रहा था। फिर मैंने टिकटॉक पर एक लाइव शुरू किया। मैंने खुद को तैयार किया, एक ड्रेस पहनी, लाइव को ऑन किया। मूड तब तक ठीक था, पर अचानक से लोगों ने बड़ी गंदी बातें कहनी शुरू करी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने कहा कि मैं अच्छी नहीं हूँ और ड्रेस में मोटी लग रही हूँ। किसी ने कहा कि कल उन्होंने मुझे पार्टी पर देखा था और मैं ज़्यादा खूबसूरत थी। हड़बड़ाहट में मैंने लाइव बंद कर दिया। पर मैं क्या कर रही थी, कहाँ फंस गई थी? इस लाइव के बाद 1000 लोगों ने मुझे अनसब्सक्राइब कर दिया। ये क्या हो रहा था? क्या मैग मुझसे सच में अच्छी थी या जल्द ही ये लोग उससे भी थक जाने वाले थे? मैंने मैग को उसी समय फोन करा और कहा कि उसे दोबारा लाइव पर जाना पड़ेगा। पता नहीं वो सब कैसे संभालने वाली थी, पर कम से कम ये सारी बातें मुझे तो नहीं सुननी पड़ेंगी ना। मैग ने मुझसे मेरे टिकटॉक का पासवर्ड मांगा। मुझे थोड़ा घबराहट हुई, पर मैंने उसे दे दिया। मैंने सोचा था कि 1 हफ्ते के बाद अपना पासवर्ड वापस चेंज कर लूँगी। फिर इसके बाद देखते ही देखते हर रात मैग लाइव करना शुरू हो गई और मैं वो बैठ के देखा करती थी। ऑडियंस फिर से बढ़ने लग गई और मुझे समझ नहीं आ रहा था ऐसा क्यों हो रहा है। क्या मेरे सारे फैंस अंधे थे? मुझे कुछ तो करना था। तो अगली बार जब वो लाइव जा रही, उससे पहले मैंने उसे एक बेकार सी ड्रेस पहना दी। अब वो लोगों को पसंद नहीं आएगी। मैं इंतज़ार कर रही थी कब लोग उस पर हेट करना शुरू करेंगे, पर अचानक से उसे कई तारीफें मिलने लग गई। जैसे इस मासूम सी आम सी ड्रेस में वो और भी प्यारी लग रही है। मेरा मूड बहुत खराब हो गया था। शाम को मुझे एक कोरियर आया। वो मेरे लिए तोहफा था। किसी फैन ने भेजा था। शायद किसी में तो अकल थी। मैंने उस डब्बे में से निकाला तो वो एक स्मार्टफोन था। तभी मैग भागती हुई आई और उसने वो फोन मेरे हाथ से छीन लिया और कहने लगी वो उसके लिए है। मैग ने कहा कि कुछ समय से वो मेरे एक्स के साथ घूम रही थी। वो एक रैपर था और अब वो उसे तोहफे भेज रहा था। मुझे यकीन ही नहीं हुआ। उसने मुझे एक तस्वीर दिखाई जिसमें वो उस लड़के को गले लगा रही थी और फैंस को उंगली दिखा रही थी। ऐसा मैं करती थी। मैंने उसे अपनी जिंदगी से चले जाने को कहा। मुझे उसकी सर्विस अब नहीं चाहिए थी। ये सब नहीं सहा जा रहा था। उसने मेरी तरफ देखा और कहा कि मुझ जैसी लड़कियां ये सब डिजर्व भी नहीं करती। वो जानती थी कि वो मुझसे बेहतर है और उसने ये साबित भी कर दिया। मैं हैरान रह गई थी। वो इस तरह से कैसे बात कर सकती थी मुझसे? वो मुड़ी और वहां से चली गई। मैं बस एक बात समझ चुकी थी, मुझे अपने फैंस को सब सच बता देना चाहिए। मैंने एक वीडियो बनाई जिसमें मेरी गर्दन दिख रही थी। मैं उसे टिकटॉक पर डालने वाली थी, दिखाने के लिए कि देखो जिली के पास गर्दन पर कोई निशान नहीं। मैं कमेंट भी सोच चुकी थी क्या लिखूंगी, पर मैं अपने अकाउंट में लॉगिन ही नहीं कर पा रही थी। ये क्या हो रहा था? मैंने मैग से कहा कि मुझे मेरा पासवर्ड और अकाउंट वापस दे दे, पर उसने सिर्फ एक स्माइली भेज दिया।
ऐसा कैसे कर सकती थी वो? मैं जिली हूँ, वो नहीं। तभी मेरे घर की घंटी बजी। मुझे लगा मैग को अकल आ गई, पर फोन पर एक ऐसी आवाज आई जिसने मुझे याद दिलाया कि ब्लॉगर ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए मुझे शाम को 6 बजे कहीं जाना है। क्या ये कोई मजाक था? मैंने आज से पहले इसके बारे में कभी सुना भी नहीं था, पर उन्होंने कहा कि उन्होंने पूरा 1 हफ्ता पहले मुझे फोन करके बताया था। तब मुझे एहसास हुआ कि मैग जानती है और वो ये अवार्ड लेने खुद जाना चाहती है। मैंने फोन काटा और एक ड्रेस ढूंढने में लग गई। मुझे उस लड़की से आगे निकलना था। मैं समय पर वहां पहुंच गई और अपने ड्रेसिंग रूम में गई, पर वहां मैग पहले से पहुंच चुकी थी और मेरी कुर्सी में बैठी थी। मुझे लगा था कि वो कुछ कहेगी, पर अचानक से वो रोने लग गई और भीख मांगने लगी कि मैं किसी से उसका सच ना बताऊं। उसने कहा कि वो कभी ऐसा दोबारा नहीं करेगी। अचानक से वो बहुत मासूम सी बन गई और 1 सेकंड के लिए मुझे उसके लिए बुरा भी लगने लगा। मैं उसके पास गई उसे शांत करने, पर तभी उसने मेरी बाजू पकड़ ली। आखिर चल क्या रहा था? मैं खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, पर वो कहने लगी कि सिर्फ उसकी वजह से मैं नॉमिनेट हुई और उसने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। फिर वो मुझे खींचकर बाथरूम की तरफ ले गई। आखिर वो क्या करने की कोशिश कर रही थी? मुझे बाथरूम के अंदर धक्का मारकर उसने बाहर से दरवाज़ा लॉक कर दिया। मैं बाहर निकलना चाहती थी, पर मैं कुछ नहीं कर पाई। मैं इधर उधर देखकर कुछ ढूंढने लग गई जिससे मैं ताला खोल सकूं। फिर मुझे याद आया कि मेरे बालों में बहुत सारे पिन हैं। मैं दरवाजे के पास जाकर उसके अंदर पिन डालने लग गई और हिलाने लग गई। फिर थोड़ी देर बाद मुझे आवाज़ आई और ताला खुल गया। मैं जितनी जल्दी हो सकता था स्टेज पर भाग गई, पर मैग पहले से ही वहाँ खड़ी थी और सारी लाइटें उसकी तरफ थी। मैं भागकर स्टेज पर गई। मैं चाहती थी मेरे फैंस मुझे देखकर खुश हो, पर वो तो पहले से ही खुश थे और वो चाहते थे कि मैं वहाँ से हट जाऊँ ताकि जिली की स्पीच ना डिस्टर्ब हो। उन्हें लगा मैं नाटक कर रही हूँ। मैग ने कहा कि मैं बस कोई पागल फैन हूँ और मुझे यहाँ से ले जाएं। तभी गार्ड स्टेज पर आ गए। तभी ऑडियंस में से किसी ने कहा कि असली जिली की गर्दन पर कोई निशान नहीं थे। मुझे एहसास हुआ कि यही मेरा मौका है। मैं चिल्लाने लगी कि मेरी पुरानी तस्वीरें देखें, उनमें कोई निशान नहीं है। पर फिर मुझे याद आया वो तस्वीरें तो मैंने खुद अपने हाथों से हटाई थी। ये क्या हो रहा था? तभी वो गार्ड्स मुझे स्टेज से उतार कर ले गए। मैं चिल्लाती रही कि वो गलत कर रहे हैं। 1 मिनट के बाद मैं एम्बुलेंस में थी। डॉक्टर ने मुझे इंजेक्शन लगाया। थोड़ी देर में मेरी आंखें बंद होने लग गई और मुझे एक चीज समझ में आ गई। तुम्हारे पास एक ही जिंदगी है और वो तुम्हें खुद ही जीनी है। अपनी लड़ाइयाँ खुद लड़ो, वरना एक दिन तुम्हें भी लोग नकली मान लेंगे। मैं बहुत ध्यान से खिड़की से उतरी। अगर मेरी माँ ने एक लड़के की तरह तैयार हुए मुझे देख लिया तो मैं नहीं बचूंगी। दरवाजे के बाहर पैरों की आवाज आ रही थी। मैं फटाफट से बिस्तर पर कूद गई, पर मेरी माँ अंदर भी नहीं आई। बस बाहर से चिल्लाकर कह दिया कि कहीं जा रही हैं। मेरे पापा को तलाक देने के बाद मेरी माँ सारा समय बस काम करती रहती थी और मेरे बारे में बिल्कुल फिक्र नहीं करती थी। मुझे उनकी काफी याद आती है। मेरे पास सिर्फ एक ही चीज बची थी, वॉलीबॉल, जिसकी मैंने बहुत तैयारी करी थी। 1 हफ्ता पहले सब बदल गया। प्रिंसिपल स्कूल में टेरेंस स्मिथ को लाए थे। वो हमारा नया कोच होने वाला था। स्मिथ ने कहा टीम को एक और प्लेयर की जरूरत थी। पूरे हॉल में आवाजें होने लगी क्योंकि वो सबसे अच्छा कोच था। मैंने फैसला कर लिया कि वो जगह मेरी होगी, पर स्मिथ सिर्फ लड़कों को ट्रेनिंग देता है। इस बात से काफी गुस्सा चढ़ा मुझे क्योंकि मैं सबसे अच्छी प्लेयर थी। पर ठीक है, अगर उसे लड़का चाहिए तो मैं लड़का बन जाऊंगी, पर टीम में तो मैं ही जाने वाली थी। मुझे कैप्टन बनना था। सिलेक्शन काफ़ी मुश्किल थी और मैं घबराई हुई थी। मैंने विग लगाई थी जो गिरती जा रही थी और अब सिर्फ 2 लोग बचे थे, मैं और निक। उसने मेरा मजाक भी उड़ाया कि मैं टीम में कभी नहीं जा पाऊंगी। तभी हमारे नाम बुलाए गए। अभी सब साफ हो जाएगा। मैं लड़कों के कपड़ों में थोड़ी कंफर्टेबल नहीं थी और बैंडेजेस मुझे काट रही थी, पर इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मैंने निक को हरा दिया। उसने कहा कि वो मुझसे बदला लेगा, पर अब मैं उसकी कोई बात सुन नहीं रही थी क्योंकि कोच मेरी तरफ आ रहा था। उन्होंने मुझे देखकर मुस्कुराया और कहा कि मैं सिलेक्ट हो चुकी हूँ। उसके बाद टीम का कैप्टन एवन मेरे पास आया। सारी लड़कियाँ उसके पीछे पागल थी। मुझे उसे देखकर इतना कुछ अच्छा नहीं लगता था। मैं तो उसे कैप्टन की कुर्सी से हटाकर खुद बैठना चाहती थी। उसने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया, पर स्मिथ ने कहा कि अब बातें करने का टाइम नहीं है, हमें प्रैक्टिस पर जाना चाहिए। वो अपने कुछ दोस्त भी लाया था स्टेट टीम से, खासकर हमें कंपटीशन के लिए तैयार करने के लिए।
उसने कहा अगर हम हार गए तो बड़ी गेम तक पहुंचने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। खेलते समय मैं एवन के साथ साथ खेल रही थी, पर हम दोनों ही कोई गोल नहीं कर पाए। टाइम आउट के समय पर बाकी सारे लड़के बोलने लग गए कि एवन कुछ ज़्यादा ही प्रेशराइज कर रहा था उन्हें। तो मैंने फैसला किया कि मैं उन्हें अपनी तरफ कर लेती हूँ। मैंने उनसे कहा कि मेरी पिछली टीम का कैप्टन तो पार्टीज देता था टेंशन को कम करने के लिए, और ये भी कह दिया कि फ्राइडे को मेरी दोस्त एलेक्सिस की पार्टी है और अगर हम जीत गए तो मैं सबको बुलाऊंगी। ये थोड़ा रिस्की था, पर मेरी माँ पूरा हफ्ता घर नहीं थी। लड़के सारे खुश हो गए और हमने दूसरी टीम को हरा दिया। सब पार्टी के लिए बहुत एक्साइटेड थे, पर एवन को ये नहीं पसंद आ रहा था। उसने मुझे कहा कि अगर वो फ्री हुआ तो थोड़ी देर के लिए आ जाएगा। मेरा नाम एलेक्स था इन सब के लिए और उसे मैं नहीं पसंद थी। देखते हैं वो एलेक्सिस के बारे में क्या कहने वाला है, क्योंकि एलेक्सिस ही कुछ पता लगा के उसे कैप्टन की कुर्सी से हटाने वाली है। पार्टी के दिन सभी पहुंचे। एवन का मूड ठीक नहीं था। वहां पर निक भी था जिसे मैंने हराया था। सबने मुझसे पूछा कि एलेक्स कहाँ है, तो मैंने कहा कि वो थोड़ा लेट हो गया है। एलेक्स का नाम सुनते ही एवन वहां से शक्ल बनाकर निकल गया। सब नाच रहे थे तो मैं ध्यान से जाकर एवन के साथ बैठ गई और उसे पूछने लगी कि वो उदास क्यों लग रहा है। उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया, पर मुझे देखकर तारीफें करने लगा। मुझे अच्छा लग रहा था, पर इस समय मुझे उसके वीक स्पॉट को ढूंढना था। फ्लर्ट नहीं करना था। उसने कहा कि उसे लग रहा था शायद उसे कैप्टन की पोस्ट से हटा दिया जाएगा किसी नए बंदे की वजह से। मेरा मतलब है एलेक्स की वजह से। एवन ने कहा वो सिर्फ वॉलीबॉल के लिए जीता है। उसकी आवाज भी लड़खड़ाई। उसकी माँ बहुत बीमार थी और उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा था। जब वो ट्रेनिंग करता है तब उसके ये सारे ख्याल गायब हो जाते हैं। उसने अपनी माँ को कहा था, वादा किया था कि वो एक बेहतर कैप्टन बन के दिखाएगा। मुझे एहसास हुआ कि वो भी मेरे जैसा ही है, अपनी तकलीफों से दूर जाने के लिए वॉलीबॉल खेलता है। तभी किसी की आवाज आई। किसी ने कहा कि हमें एलेक्स को फोन करना चाहिए, वो अपनी टीम को इस तरह अकेला नहीं छोड़ सकता। वो फोन तो मेरी जेब में बजा। मैंने सबको झूठ कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और ऊपर भाग गई। मैं अपने कमरे में चली गई और फोन बजता रहा। अगर मैं कॉल काट देती तो वो लोग एलेक्स को माफ नहीं करते। मैं क्या करूं? मैंने एलेक्स की तरह तैयार होने का फैसला किया। मेकअप धोया, अपनी पैंट्स और विग पहनी। मैं तैयार हो ही रही थी कि दरवाजा खुला। निक खड़ा था दरवाजे के सामने। उसने मुझसे पूछा कि मैं अलेक्सिस के कमरे में क्या कर रही थी। तभी मैंने उसे कहा कि मैं एक अच्छी एंट्री करना चाहता हूँ। तो वो मुस्कुराकर नीचे चला गया। मैं बाल बची थी। फिर मैं वापस शीशे की तरफ गई, अपनी विग को ठीक किया और मैं हैरान रह गई। मेरे बहुत लंबे लंबे बाल विग के नीचे से दिखाई दे रहे थे। अगर निक ने देख लिया तो मेरी बैंड बच जाएगी। जैसा मैंने निक से कहा था, मैंने वैसे ही एक बहुत अच्छी एंट्री करी फर्स्ट फ्लोर से। सारे लड़के मुझसे बहुत अच्छी तरह से मिले। पार्टी अच्छी चल रही थी, पर तभी सामने का दरवाजा खुला और मेरी माँ वहाँ खड़ी हुई दिखाई दी। एलेक्स के भेस में उन्होंने मुझे नहीं पहचाना। मेरी तो टांगें कांपने लग गई थी। मुझे एलेक्सिस के कपड़े पहनने थे जल्द से जल्द। मेरी माँ सबको लात मारकर बाहर भगा रही थी। तभी मैंने बाथरूम में जाके अपनी ड्रेस वापस पहन ली और उनके पास गई। वो मुझ पर चिल्लाने लग गई कि मैं कितनी बेकार बेटी हूँ और उनकी बिल्कुल फिक्र नहीं करती। इस पार्टी की वजह से मेरी माँ ने मुझे सजा दी कि अब से मैं होम स्कूलिंग करूंगी, और वो खुद पूरा दिन काम करने लग गई अपने कमरे में। अब मैं ट्रेनिंग के लिए भी नहीं जा सकती थी। कंपटीशन बहुत जल्दी आ रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने अपनी पूरी टीम को निराश किया था। पर अचानक से गेम वाले दिन एवन का मुझे फोन आया। उसने कहा कि वो मेरे बिना नहीं खेल सकते। क्या टीम के लिए एवन ने मुझे भी फोन कर दिया था, एलेक्स को? तभी मुझे एहसास हो गया कि या तो आज कर दूंगी या कभी नहीं। मैं खिड़की से कूदकर सीधा अपनी टीम के पास चली गई। एवन लॉकर रूम के बाहर खड़ा था। मैं उसे शुक्रिया कहना चाहती थी फोन करने के लिए, पर तभी सारे लड़कों ने मुझे घेर लिया और कोच के पास ले गए। कोच के ऑफिस में उन्होंने मुझे बताया कि मैं इतने टाइम से नहीं आई थी खेलने, पर फिर भी इस टीम की नई कैप्टन मैं थी और सब यही चाहते थे। हे भगवान, ये मेरा सपना था। पर तभी मैंने एवन को देखा। उसने अपना सर नीचे किया और चुपचाप बाहर चला गया। फील्ड में सबसे आगे वाली लाइन में व्हील चेयर पे एक औरत बैठी थी। एवन उनके पास गया और उन्हें गले लगा दिया। वो उसकी माँ थी। वो उसे देखने आई थी।
बीमारी के बावजूद भी। मुझे बहुत बुरा लगा। काश मेरी माँ भी मेरा साथ इस तरह से देती। जब गेम शुरू हुई, एवन ने सारी बॉल्स मिस कर दी और उसी समय अपने फर्स्ट रो की तरफ देखने लगता। मुझे तब एहसास हुआ कि ये इन दोनों के लिए एक गेम जीत या हार से ज्यादा था। ये इनके साथ में आखिरी पल थे। मैंने फैसला किया कि मैं भी अच्छा नहीं खेलूंगी, ताकि एवन की माँ को दिखा सकूं वो कितना अच्छा कैप्टन है। सबसे अच्छे प्लेयर्स के आसपास सबसे गंदा शॉट मारने लगी। लड़के गलतियां करने लगे और हम हारने लगे। कोच ने मुझे हटा दिया और एवन को वापस कैप्टन बता दिया। वो बहुत खुश हो गया। उसकी लीडरशिप में हम बहुत जल्दी जीतने लगे। बाकी लड़के खुशी मना रहे थे। एवन मुझे साइड पर ले गया और मुझे शुक्रिया कहने लगा। क्या वो जानता था कि ये मैंने जान के किया है? मैंने उसे कहा कि मैं कैप्टन बनना चाहती हूँ, पर उसे काफ़ी कुछ सीखने के बाद। अवार्ड सेरेमनी के समय सब हमारी टीम का नाम ले रहे थे। सब बहुत खुश थे और मैं भी, कि मैंने उसकी मदद करी। रेफरी कप को उठा चुका था और माइक की तरफ बढ़ा। तभी निक कहीं से फील्ड पर आ गया। उसने माइक छीन लिया और कहने लगा कि एलेक्स एक झूठा है। मेरी टीम वाले मेरी तरफ देखने लगे। क्या करने वाला था ये? तभी निक मेरी तरफ कूद कर आया और उसने मेरे सर से मेरी विग उतार दी और चीखने लगा कि मैं एक लड़की हूँ। एवन और मेरी पूरी टीम शॉक में वहीं खड़ी हो गई। मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मैं कहाँ छुपूं। तभी जज ने अपना गला साफ करते हुए कहा कि रूल तोड़ने के कारण अब हम जीते नहीं हैं। सब मजाक उड़ाने लगे और मेरी तरफ कैंस फेंकने लगे। मैं रोने लग गई और वहां से भाग गई। इसके बाद स्मिथ को फायर कर दिया गया और मैं पूरा दिन घर पर रहती थी। एक रात मेरे घर की घंटी बजी। कोच स्मिथ मेरे घर आए थे। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। उन्होंने कहा कि अब वो एक और स्कूल में काम करते हैं और अब लड़कियों को वॉलीबॉल सिखाते हैं। उन्होंने कहा कि ये सब मेरी वजह से है। मैं नहीं जानती थी कि मुझे क्या कहना चाहिए, पर तभी मेरी माँ आई और उन्होंने मुझे गले लगा लिया। उन्होंने स्मिथ की बात सुन ली थी और कहने लगी कि वो मेरा साथ देंगी अगर मैं आगे भी वॉलीबॉल खेलना चाहूँ तो। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं बहुत खुश थी। काफी समय बाद मेरी माँ ने मुझे गले लगाया था। उन्होंने मुझसे माफी भी मांगी। वो कहने लगी कि पापा की तरह वो मुझे भी खोना नहीं चाहती और इसीलिए मुझसे माफी मांग रही थी। मेरी माँ ने मुझे समझाया कि माफी मांगने के लिए कभी भी बहुत देर नहीं होती। तो जैसे ही कोच गया, मैं स्कूल की तरफ भाग गई। जब मैं जिम के अंदर गई, सारे लड़के घर जा रहे थे। वहीं पर निक भी खड़ा था। मैंने लड़कों को बुलाया और कहा कि मुझे उन सबसे माफी मांगनी है। मैं समझती हूँ कि मैं उनका ट्रस्ट दोबारा नहीं जीत पाऊंगी, पर उनकी टीम का हिस्सा होना मेरे लिए बहुत जरूरी था और शायद मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा समय। ये कहकर मैं वहाँ से जाने लगी, पर एवन ने मुझे रोक लिया। उसने कहा वो गुस्सा नहीं है और वो खुश है क्योंकि मैं बहुत बहादुर थी। उन्होंने मुझे कहा कि अगर मैं ना होती तो शायद वो जीत भी नहीं पाते। इस बात को 6 महीने हो गए। मैं स्मिथ की टीम में कैप्टन बन चुकी हूँ। एवन की मम्मा ठीक होने वाली है और हम काफ़ी समय साथ में बिताते हैं। मैं काफ़ी मैचेस भी जीती और अब बिल्कुल अकेला महसूस नहीं करती।